जय हिंद बॉयज़। सो बच्चों, आज मैं अपनी ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर आया हूँ। कल हमने पढ़ा था कॉस्मोलॉजी को लेकर के। मैंने एक क्लास ऐसी स्टार्ट करी है जिसमें बच्चे को किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप मेरे इस कंसेप्ट वाली क्लासेस को, जो मैंने क्लास स्टार्ट करी है, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, ठीक है। अगर आप ये कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाएगी। एंड मैं अपने 13 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अपना अनुभव आपके संग शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो 18 क्वेश्चन आप मानकर चलो। आप डिफेंस के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस है, एनडीए है, दोनों में मिनिमम 18 क्वेश्चंस आते हैं। तो इट contributes a major part in the paper of ND and CDS. So you can't take it lightly. अब ऐसा नहीं है कि आप उसको कैजुअली लेकर के आप पढ़े, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी मेरी क्लासेस को कॉन्सेंट्रेटली रेगुलर आप देखिएगा, ओके। तो यहाँ अभी मैंने कॉस्मोलॉजी की जो क्लास स्टार्ट करी थी उसका सेकंड पार्ट मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो सौर मंडल है वो कैसे बना, तो सौर मंडल को लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं, okay. I'll be giving you notes, PDFs on this evolution of universe. कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें जो थ्योरीज आई हैं, नेबुले थ्योरी है, लाप्लास थ्योरी है, इमैनुअल कांत की थ्योरी है ना। जितनी भी थ्योरीज हैं उसकी PDFs आपको मिल जाएंगी। बट द थिंग इज, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसका मैंने यहां पर एक मैटर लिखा है। यहां पर अगर आप उसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ, हमारे जो 8 प्लैनेट हैं वो किस तरह से बने, या हमारे जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, या आप कह सकते हैं जो हेवनली बॉडीज हैं वो कैसे बनी। जो हमारा सौर मंडल है, आप मुझे बताओ, हमारा जो सौर मंडल है उसमें 8 प्लैनेट है ना। तो मैंने आपको बताया था 99% मास जो है वो सूरज के पास है। पूरे सौर मंडल का 99% मास कहां पर है? सूरज के पास है। 99.9% इनफैक्ट, आई वुड राइट नॉट 99%, 99.9% मास कहां पर है? सूरज पे निहित है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, 0.1% ऑफ द मैटर दैट रिमेन्ड ऑर्बिटेड अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ, भाई जब तारा बना होगा, मैं आपको एक लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार के ऊपर एक वीडियो कल बनाकर दूंगा, कल मेंशन करूंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि तारे का जन्म कैसे होता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। तो उसमें मैं मेंशन करूंगा कि जब तारा जन्म लेता है तो तारे के आसपास जो मैटर बिखर जाता है, उस बिखरे हुए मैटर को हम 0.1% कह रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा है 0.1% मैटर दैट रिमेन्ड ऑर्बिटेड अराउंड द सन। यही मैटर जब बिखरा, और क्योंकि वो मैटर, वो पदार्थ गोल गोल स्वर्ल कर रहा था, घूम रहा था, कॉजिंग द रैंडमली शेप्ड गैस क्लाउड टू फॉर्म अ फ्लैट डिस्क शेप। यही फ्लैट डिस्क शेप जो है कहलाई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटोप्लैनेटरी का मतलब प्लैनेट्स के बनने से, ग्रहों के बनने से पहले की अवस्था, है ना। और ये इससे क्या बने, वॉज वेयर द प्लैनेट्स फॉर्म्ड। फिर जो सोलर नेबुले था, मतलब क्लाउड, डस्ट का क्लाउड, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ओकेजनली आपस में कोलाइड हुए, क्लम्ड हुए, जुड़ते चले गए एक दूसरे से, और उन्हीं से फिर क्या, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, एक्रीशन। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं बड़े पार्टिकल्स में बनते चले गए, और फिर बने आपका जैसे भ्रूण होता है, तो उसे कहा गया प्लैंटेस्टिमल्स, यानी कि इन्फेंट स्टेज ऑफ प्लैनेट। और फिर जिनका साइज कुछ किलोमीटर्स तक था, और धीरे धीरे फिर वो प्लैनेट के उसमें आते गए। तो जैसे जैसे वो डिस्क ठंडी होती गई, जो छोटा सा वो इन्फेंट स्टेज थी वो साइज में बड़ी होती गई, और उससे बने आपके प्रोटोप्लैनेट्स, एंड ग्रेजुअली दे गॉट लार्जर। वो बड़े होते चले गए, स्वीपिंग अप ऑल द लेफ्ट ओवर। मतलब आप मानो, जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो वो अपने संग सब चीजों को समेटती भी जाएगी, और समेटते उसके वो टुकड़े जुड़ते चले जाएंगे, और एक ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यही देखो मैंने क्या लिखा है, ग्रेजुअली दे गॉट लार्जर एंड लार्जर, sweeping up all the leftover dust and the other protoplanetesimal until they grew into a planet. हर छोटे, मीडियम और बड़े साइज को वो क्लम्प करके ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन इसके अलावा द हॉट रॉकी मटेरियल नियर द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम
गिव राइज टू द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब ध्यान देना, सूरज के नजदीक जितना पदार्थ था वो ज्यादा ठोस था, उसमें मेटल था, इसीलिए आपके 4 ग्रह जो ज्यादा डेंस हैं, ध्यान रखें, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, ये ज्यादा डेंस है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोर कैसा है? मेटलिक कोर है ये, ओके। जबकि बाकी के जो 4 ग्रह हैं, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून एंड यूरेनस, ये कैसे ग्रह हैं? ये लेस डेंस हैं, ये गैसियस प्लैनेट माने जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप सैटर्न की बात करें तो सैटर्न तो सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है, इसकी डेंसिटी बेटा 30 टाइम्स लेस देन वाटर, पानी से 30 गुना कम है सैटर्न की, समझ रहे हो। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया है कि ऑन द कूलर एज, भाई हमारा जो डिस्क था, तो डिस्क के अंदर वाले भाग में बने 4 प्लैनेट्स, डिस्क के बाहर वाले भाग में वो उनसे बने आपके क्या? आइस जाइंट्स वर बॉर्न, उन्हीं के नाम मैंने यहां लिख दिए हैं। और फिर कुछ ऐसे पत्थर, ऐसे रॉक्स, आपके ऐसे शेल्स, ऐसी खगोलीय काया थी जो स्केप कर गई प्लैनेट से, उनसे बने एस्ट्रॉइड्स। और ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं, ये जाकर के सेटल्ड हो गए नियर जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में ही जाकर के सेटल हुए, इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया को हमने वो नाम दिया एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो यहां मैंने सौर मंडल के बारे में बताया कि जब सूरज का निर्माण, तारे का निर्माण हुआ, तो तारे का जो बिखरा हुआ मैटर था वो आपस में क्लम्प होकर के ग्रहों के रूप में बदला और कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के रूप में बदला, और फिर डिफरेंट हेवनली बॉडीज जिसमें सैटेलाइट्स वगैरह भी स्थापित हुई हैं, बनी हैं। ओके, चलिए अभी एक नजर मारते हैं। देखो, सो दीज आर योर सैटेलाइट्स विद आपके प्लैनेट्स। ध्यान दें, देखो अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो बेटा इन सबकी कुछ विशेषताएं। अगर आप देखेंगे बेटा, मरकरी और विनस, इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है, इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून। अच्छा, सैटेलाइट्स, अगर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सैटेलाइट्स, बेटा ध्यान दो, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट को रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं जिसे उपग्रह कहते हैं, ये नेचुरल है। तो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। ऐसे ही मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं बेटा, बुक में लिखी है फिबॉस एंड डिमॉस, ओके। लाइकवाइज जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस की 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपट्यून की 14 सैटेलाइट्स हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स के नाम मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। देखो, अर्थ का मून आ गया, मार्स की सैटेलाइट फिबॉस और डिमोस आ गई, जुपिटर की कुछ सैटेलाइट्स, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जैसे आइयो, यूरोपा, गैनेमाइड और कैलिस्टो। और ध्यान रखना, जो गैनीमाइड है बेटा, जुपिटर की गैनीमाइड, ये हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, इवन मोर बिगर देन मून, ओके। तो गैनीमाइड सैटेलाइट्स की क्या है? ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ऐसे ही सैटर्न की एक सैटेलाइट का नाम यहां लिखा है टाइटन। ये टाइटन सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका भी साइज मून से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यूरेनस की कुछ सैटेलाइट्स लिखी हैं, ऐसे ही नेपट्यून की और ये प्लूटो की। और इसमें आप ध्यान देंगे, नेपट्यून की जो सैटेलाइट्स है उसमें ट्राइटन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के नाम लिखे हैं जो आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर याद होने चाहिए। अच्छा, ये तो हुई सैटेलाइट्स की बात। अब आगे हम बात करते हैं कुछ ग्रहों की। अब यहां मैंने आपको एक इमेजिन, एक रियलाइजेशन कराने के लिए लुक एट दीज प्लैनेट्स। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, दिस इज जुपिटर, ये जुपिटर है, ठीक है। दिस इज सैटर्न, ओके। देन नेपट्यून एंड आपका यूरेनस और नेपट्यून, यूरेनस एंड नेपट्यून, ओके। तो अब इसी में आप देखें, दिस इज अर्थ, ये क्या है? अर्थ। मैंने आपको साइज मेंशन किया है कि इफ दिस इज जुपिटर देन दिस इज द साइज ऑफ द अर्थ। तो
तो यू कैन इमेजिन कि हमारा जुपिटर का साइज कितना बड़ा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट, ऑलमोस्ट 71% मास है इसका, पूरे उसका सभी ग्रहों में से 71% मास इसके अंदर है, जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर इतना बड़ा है, अर्थ इसके मुकाबले इतनी सी है। ठीक है, अब यहां देखो कंपेयर करके, दिस इज सन, ये सूरज है, और सूरज के मुकाबले दिस इज जुपिटर, एंड जुपिटर के मुकाबले फिर अर्थ यहां पर आपको दिखाई भी नहीं दे रही है। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ ह्यूज सन इज, एंड दिस इज अ स्टार। एंड यू नो, हमारा जो सूरज है ये 109 गुना बड़ा है हमारे अर्थ से, 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ। तो आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं। एक डायग्राम मैंने आपको यहां मेंशन किया, ये मैंने कंपेयर किया सभी ग्रहों को, और उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया ये सूरज से उन ग्रहों को आप देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं ना, तो विजुअली थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैंने देखो आपको मरकरी से संबंधित कुछ चीजें मेंशन करी है। देखो जो मरकरी है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये सूरज के सबसे पास का प्लैनेट भी है, नियरेस्ट प्लैनेट भी है, नियरेस्ट टू द सन, आप इसे कह सकते हैं नियरेस्ट टू द सन। ओके, मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं, यानी कि नो मून्स नो रिंग्स। ओके, और ये यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से यहां का जो डाययूर्नल, आप कह सकते हैं मैक्सिमम डाययूर्नल टेम्परेचर, इसका जो डाययूर्नल टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है। अब यहां बच्चों को प्रश्न होगा कि सर ये डाययूर्नल क्या है, तो डाययूर्नल का मतलब होता है दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहां पर दिन का तापमान 400 डिग्री पहुंच जाता है, और जबकि रात का तापमान 170 डिग्री, -170 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। सो मरकरी हैज द मैक्सिमम डाययूर्नल टेम्परेचर, और क्योंकि ये सबसे नजदीक है सूरज के, तो इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो सिर्फ 88 डेज का है, और आप इसे कह सकते हैं फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। देखो, फास्टेस्ट प्लैनेट जिपिंग अराउंड द सन मींस फास्टेस्ट क्या हो गया, इसका रेवोल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ, आप समझ पा रहे हैं ये? चलिए अगले हम प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, अब विनस की बात करते हैं। इसमें विनस में सबसे पहले विनस को ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है, बिकॉज इसका साइज ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर है, हार्डली 500 किलोमीटर छोटा इसका डायमीटर है अर्थ से। ठीक है, तो सिस्टर ऑफ अर्थ ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, मास एंड साइज। अच्छा, जो विनस है, विनस का जो एटमॉस्फेयर है, विनस के एटमॉस्फेयर में बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एसिड से बना हुआ है उसका जो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका एल्बिडो बहुत ज्यादा है, एल्बिडो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है, दिन हो चाहे रात हो, इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर 96, इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको पहली चीज सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया क्योंकि इसका साइज मास अर्थ के जैसा है। इसका एल्बिडो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, तो देखो यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ, अ थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट इन अ रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेकिंग इट अ हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और इसकी एक यूनिक चीज और क्या है, विनस का देखो, अगर मैं यहां लिखूं रोटेशन और यहां लिख रहा हूं मैं रेवोल्यूशन, सबसे तेज रोटेशन, सबसे स्लो रोटेशन। तो अगर मैं सबसे स्लो रोटेशन की बात करता हूं तो सबसे स्लो रोटेशन किसका होगा, यह है विनस का सबसे स्लो रोटेशन है, यानी कि इसका जो एक दिन है वो 243 डेज का है इन अर्थ के हिसाब से। और ऐसे ही फास्टेस्ट रोटेशन है बेटा जुपिटर का। ठीक है, मात्र 9 घंटे समथिंग मिनट्स। ओके, वहीं पर रेवोल्यूशन की बात करें तो मरकरी का रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा फास्ट है और नेपट्यून का रेवोल्यूशन सबसे स्लो है। तो यहां मैंने आपको 4 चीजें मेंशन करी, रोटेशन सबसे फास्टेस्ट, रोटेशन सबसे स्लोएस्ट, ऐसे रेवोल्यूशन फास्टेस्ट,
रेवोल्यूशन स्लोएस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट आप ध्यान रखें, पूरे सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो उनमें से एक विनस है और एक यूरेनस है। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया रोटेट्स क्लॉकवाइज, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम पृथ्वी की बात करें, सूरज निकलता है पूरब से, क्यों? बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जितने भी आपके ग्रह हैं एक्सेप्ट विनस एंड यूरेनस, सब घूमते हैं कैसे? सब तो घूम रहे हैं अर्थ की तरह वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो विनस है, विनस इज रोटेटिंग ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विनस को हॉटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब देखो ब्राइटेस्ट हम केवल किस फॉर्म में, पहली चीज तो देखो इट इज रेफर्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार हमें ईस्ट में सुबह दिखता है ये, और वेस्ट में शाम को दिखता है ये। और स्टार इसलिए क्योंकि सूरज और चांद के बाद सबसे ब्राइट यही है, और ब्राइट किसकी वजह से है? एल्बिडो की वजह से। इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, वो 75% एल्बिडो है इसका, तो इसके रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी ब्राइटनेस है बेटा। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हैं वीनस की मैंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अर्थ से संबंधित, ये तो खैर आपको पता होना चाहिए, या आपके कुछ सिंपल चीजें लिखी हुई हैं। ये टर्शियल प्लैनेट्स टोटल कितने हैं? 4 हैं, उनमें सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा डेंस है, उन सभी पूरे सौर मंडल में डेंस प्लैनेट है ये। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं? लेस डेंस है। और आप ध्यान रखें, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर कॉल्ड एज टर्शियल प्लैनेट्स। वहीं पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? जोवियन प्लैनेट्स। ये इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इनकी डेंसिटी क्या है बेटा? इनकी डेंसिटी कम है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद केवल यही प्लैनेट ऐसा है जहां पर लाइफ पॉसिबल है अभी फिलहाल के लिए, और पॉसिबिलिटीज अभी और जगह खोजी जा रही है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि पानी वाटर की वजह से, वाटर इसी जो किसी प्लैनेट के सरफेस पे अगर वाटर है तो वो अर्थ है, और इसकी एक ही सैटेलाइट है मून, और जिसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए मून का भी जो टेम्परेचर है, जो डायूनल टेम्परेचर है, वो ज्यादा है। वहां पर भी टेम्परेचर रात में माइनस में चला जाता है और दिन में उसका 100 तक चला जाता है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से। और ध्यान रखें, जो अर्थ की सैटेलाइट मून है बेटा, हमें चांद का हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है। उसका कारण, इफ दिस इज अर्थ, दिस इज मून, तो अब देखो मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक जैसा है। जो मून है, मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों क्या है? एक। जैसे विनस है, विनस का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट बराबर है। विनस का रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों क्या है? ऑलमोस्ट बराबर है। तो यहां पर चांद का भी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों बराबर है, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो ये मार्स के बारे में बेटा, मार्स ये जो है डस्टी कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट। अब देखो मार्स के बारे में कहा जाता है कि इट इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स जो है, इसकी आप इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे पोलर आइस कैप्स मिलते हैं। इसमें भी जो सीजन्स हैं अर्थ की तरह दिखते हैं, लेकिन उसका जो सीजन है, उसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है। इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, जिसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसमें इसका जो ओलंपस, ये जो लिखा हुआ है, ये ओलंपस जो है, ये टॉलेस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट जो है बेटा, इट्स हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी ज्यादा है? 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, आप ध्यान रखना। और मार्स की 2 सैटेलाइट मैंने आपको बताई है, फिबोस, फुबोस और डिमोस। तो आपकी मार्स को 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, दैट्स इट। ठीक है ना, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट, इसके बाद जुपिटर पे आ जाते हैं। तो बेटा जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, इसका जो मास है इट इज ट्वाइस मासिव देन द अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम कंबाइंड। जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं।
इसका एक ग्रेड रेड स्पॉट है। ये रेड स्पॉट जो है इसका जुपिटर का काफी चर्चा में रहता है एंड इट्स बीन स्पेसिफिक आप कह सकते हैं फीचर है, जिसमें जो एक सुपर हरिकेन फॉर्म हो रखा है और पिछले 100 सालों से वो हरिकेन सर्वाइव कर रहा है बिना उसका वेलोसिटी कम हुए, ठीक है ना। तो वो एक रेड स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर। अच्छा, इसके एटमॉस्फेयर में 90% हाइड्रोजन है, 10% हीलियम एंड इस जुपिटर को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ हेवेंस, ठीक है ना। इन कुछ ग्रहों के ना स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं, जैसे जुपिटर को हमने नाम दे दिया लॉर्ड ऑफ हेवेंस, ऐसे ही सैटर्न को नाम दिया है रोमन गॉड, ओके। विनस को नाम दिया है गॉड, ये ब्यूटी प्लैनेट, लव प्लैनेट ऑफ लव एंड सो ऑन, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, इसकी सैटेलाइट्स मैंने पहले भी बताई है, यूरोपा, गैनीमाइड, कैलिस्टो और आईओ। गैनीमाइड मैंने लिखा है लार्जेस्ट मून सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो आप केवल ये इतनी भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। और मैंने जुपिटर के बारे में एक चीज बताई थी, इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए सैटर्न, बेटा देखो जो सैटर्न है इसमें ये रिंग्ड प्लैनेट है, इसके आसपास 3 डेफिनेट रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये जो रिंग्स बनी हुई हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द रिंग्स, ये 3 रिंग्स बनी हुई हैं। और ये जो रिंग्स बनी है इसके चारों तरफ, दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स, आइस है, बर्फ है, प्लस कुछ इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे लूजली पैक्ड हैं और जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसकी रिंग है ये आइस ऑब्जेक्ट्स और कुछ डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, 3 डेफिनेट रिंग्स हैं इसकी, आप ध्यान रखेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ऑब्वियस सी बात है। हमारा जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है। एंड उसके बाद अगर आप बात करें अर्थ, विनस, मार्स एंड द मरकरी, ये अकॉर्डिंग टू साइज मैंने इनको मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद सैटर्न जो है ये येलो कलर का अपीयर होता है बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, अमोनिया है ज्यादा, ठीक है ना। और मैंने यहां लिख दिया है लीस्ट डेंसिटी इन सोलर सिस्टम, और कितनी डेंसिटी है इसकी, 30 टाइम लेस देन वाटर, ओके। और इसकी जो नोटेबल इसके चांद है टाइटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइटन काफी इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट मानी जाती है सोलर सिस्टम की आफ्टर गैनीमाइड, ओके। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये यूरेनस, एक प्लैनेट और बचा है। यूरेनस जो है ये इसका जो रोटेशन है ना बेटा, देखो इट रोटेट्स एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, क्योंकि इसका जो टिल्ट है वो अपने ऑर्बिट उस पे 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो है इसका रोटेशन भी अगेन ईस्ट टू वेस्ट है, ओके। ध्यान रखना इसका रोटेशन भी कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट। और ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लाइटेस्ट ऑफ द जाइंट इन आउटर सोलर सिस्टम। और यूरेनियम को नेम किया गया था 1789 में। और इस पे जो इसका अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट्स हमने भेजी है उसमें से एक है वॉयेजर 2। और यहां मैंने इसकी नोटेबल चांद के बारे में लिखा हुआ है, टाइटेनिया, मिरांडा, एरियल एंड अम्ब्रेलन ओब्रॉन, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, इसमें बहुत कुछ याद करने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको इसमें याद करना है रिलेटेड टू इसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रहना चाहिए यूरेनस का। नेक्स्ट, इसके बाद नेपट्यून, द लास्ट प्लैनेट, हमें इसके बारे में आज की क्लास का ये लास्ट प्लैनेट है। इसके बाद कल मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार समझाने वाला हूं, मेक श्योर वो क्लास जरूर अच्छे से देखें। मैं उसमें बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे तारे का जन्म होता है, ठीक है। अच्छा, नेपट्यून जो है इट इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। लास्ट प्लैनेट का मतलब देखो ड्वार्फ प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूं, नेपट्यून के बाद शुरू हो जाती है कुइपर बेल्ट, ओके। जो नेपट्यून है, दिस पर्टिकुलर नेपट्यून जो है ये काफी डिस्टेंस में है और इसका सबसे क्या है, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है, इसका रेवोल्यूशन सबसे स्लो है। बस ये 2 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको बेसिक बुक में मिल जाता है। आपको मैंने कहीं नहीं बताया कि सभी ग्रहों का रोटेशन रेवोल्यूशन याद करो, आपको केवल 4 चीज याद रखनी है इसमें, एक कि सबसे स्लो रोटेशन, स्लो रेवोल्यूशन, फास्ट रोटेशन,
फास्ट रेवोल्यूशन। तो सभी ग्रहों के याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कल आप ध्यान रखें, क्लास में मैं आपको कल की जो वीडियो में बनाने वाला हूं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, तो उसमें जरूर आप प्रेजेंट रहिएगा और मेक श्योर कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इट्स नॉट बिकॉज कि आप पब्लिसाइज, मैं कोई पब्लिसाइज करने के लिए बोल रहा हूं, बट कि इससे बच्चों को, उन बच्चों को फायदा होगा। बिकॉज बेटा मैं रेगुलरली उन ट्राइबल स्कूल से जुड़ रहा हूं थ्रू सम नोन पर्सन्स जो कि एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद दो स्टूडेंट्स जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग, तो उन तक हमारा मैटर पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, मैं अगली क्लास आपके समक्ष लेकर आऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, देन ग्रेजुअली हम मूव ऑन करेंगे। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे इसमें फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में टॉपिक वाइज आपकी क्लास बनाते जा रहा हूं। एंड डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हम अपनी वेबसाइट में भी मैटर अपलोड कर दें उन नोट्स की, ओके। चलिए, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।